और आज मैंने आप तीनों वरिष्ठ पत्रकारों को इसलिए बुलाया है कि मैं जनता के सामने वो जो कुहासा है उसे आपके जरिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं। थोड़ा सा कठिन सवाल मैं पूछूंगा सर, अगर मैं आपसे टॉप 3 कंटेंडेंट पूछूं, नंबर 1 पे किसकी संभावना, नंबर 2 पे किसकी संभावना, नंबर 3 पर, तो आप तीनों अगर एक अपना ओवरव्यू दे देंगे ना, तो उससे मध्य प्रदेश के दर्शक समझ जाएंगे कि किसकी तरफ पलड़ा जो है किसका ज्यादा भारी है। तो दिनेश गुप्ता जी, आपसे सबसे कठिन सवाल से मैं शुरुआत करता हूं। मुझे बताइए कि इन तमाम चेहरों में आपको कौन सा लगता है, शिवराज जी नंबर 1 प्राथमिक तौर पर लगते हैं, आपको बदलाव लग रहा तो कोई और, टॉप 3 कौन है और नंबर 1 पर कौन है? आप नंबर 3 से शुरू कर दीजिए, नंबर 1 सबसे लास्ट में आप बता दीजिएगा सर प्लीज। देखिए अभिलाष जी, नंबर 3 पर भी आप शिवराज जी को रखिए और नंबर 1 पर भी शिवराज जी को रखिए जी। देखिए, इनका कोई कंपटीशन नहीं है। पहली चीज तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि लोकसभा का चुनाव है और शिवराज सिंह चौहान जिस कद के नेता हैं, आप जो 4 इलेक्शन आप मध्य प्रदेश में उन्होंने कराए हैं, अनफॉर्चुनेटली एक इलेक्शन पार्टी लूज कर गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो उनकी जीत है, उस जीत को आप नकार नहीं सकते। आप कुछ भी करिए, उनका जो अपना खुद का जो वोट बैंक क्रिएट हो गया है मध्य प्रदेश में, ये केवल लाडली बहना से नहीं है। आप 2005 से आप जब से वो आए हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक का जो सफर है उनका, उन्होंने अपना खुद का एक सपोर्ट लेवल डेवलप कर लिया और उस सपोर्ट लेवल के साथ आपको उनको देखना होगा। अब जब वो उनके इतने बड़े कद के नेता हैं, तो क्या आप उनको बिना पद का रखेंगे? उनकी भूमिका तो पहले तय करेंगे ना। ठीक है। और भूमिका कैसी होगी? क्या उनको उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ देंगे आप, जनरल सेक्रेटरी बनाकर छोड़ देंगे, केंद्रीय मंत्री बनाकर छोड़ देंगे? केंद्रीय मंत्री तो वो पहले भी बन सकते थे, जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, जब वो 18 में हार गए थे तब भी बन सकते थे, बीच में कई बार अवसर आए वो तब भी बन सकते थे। तो इसलिए ये सबसे पहले तो ये पार्टी को तय करना होगा कि शिवराज जी की भूमिका क्या है। यदि शिवराज जी की कोई ऐसी भूमिका है जो उनको बिल्कुल राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखती है और भविष्य की कोई संभावनाएं उनको दिखाई देती है, तो उनको उनकी इच्छा भी पूछी जाएगी कि वो यदि हटा रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इतने पुराने चीफ मिनिस्टर को ऐसे हटा दें, 4 बार के मुख्यमंत्री जी, और जितना लंबा टेन्योर उनका हो गया, मोदी जी का भी नहीं रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो अब लेकिन आपको पार्टी जब ये तय करेगी तब नरेंद्र सिंह तोमर की बात आ सकती है कि नरेंद्र सिंह तोमर को बनाना है कि नहीं बनाना। फिर आप रीजन की बात आएगी कि रीजन में फिर 2 फेस है, किसको बनाना है। कैलाश विजयवर्गीय जी को आप कितनी उपयोगिता समझते हैं? क्या वो ऐसा फेस है जो जनता के बीच में उनकी पॉपुलरिटी है? क्या उनकी उतना पॉपुलर फेस क्या प्रहलाद पटेल हैं? तो जब बीडी शर्मा की आप संगठनात्मक क्षमता देख चुके हैं, तो उनकी क्या इतनी पॉपुलरिटी है कि उनको आप बनाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी पार्टी में 3 साल पहले आए, क्या उन पर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह दांव लगा सकते हैं? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पार्टी विचार कर चुका है। अब केवल बात इतनी सी है कि शिवराज जी का विचार क्या है जी? वो मध्य प्रदेश में इसी भूमिका में रहना चाहते हैं या कोई पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी? ये सब चीज उसी की है। ये ऑब्जर्वर वगैरह तो जो भी है एक औपचारिकता है। ठीक है सर, मैं वापस सरमन नगेले जी आपके पास भी आता हूं इसी सवाल के साथ। देखिए, शिवराज सिंह चौहान स्वाभाविक तौर पर एक बड़े कैंडिडेट तो हैं ही, सबसे बड़े दावेदार भी हैं, लेकिन उनके साथ 4-4 बार सीएम पद पर रहने का एक जो डेडलॉक है, क्योंकि पार्टी एक ही शख्स को अगर बार बार मौका देगी तो पार्टी के अंदर यह फिर सवाल उठेगा कि दूसरों को मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालकर केंद्र में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को उनके कद के हिसाब से सौंपी जा सकती है और यहां बदलाव हो सकता है? आपके टॉप 3 कौन हो सकते हैं नगेले साहब? नगेले जी का लगता है हमसे संपर्क टूट गया है। मैं योगीराज योगी के पास आना चाहूंगा। योगीराज योगी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताइए, आपके टॉप 3 नेता सीएम पद के दावेदारों में कौन लग रहे हैं इनमें से? देखिए, मैंने इंडिकेशन तो दिया है, लेकिन मेरे यदि आप स्पष्ट तौर पर भी यदि पूछें तो मैं नंबर 1 पे प्रहलाद पटेल जी को ही रखूंगा, नंबर 2 पे मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखूंगा और नंबर 3 पर मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को रखूंगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से जब ये पूछा जाएगा
क्योंकि ये तो तय है कि उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी, बिना उसके तो उनको आप इधर उधर शिफ्ट कर नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल तय है कि शिवराज सिंह चौहान बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब शिवराज सिंह जी से पूछा जाएगा कि आपकी जगह आप सजेस्ट करिए, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सजेस्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है कि तोमर जी का नाम पहले नंबर पर, आपने कहा कि प्रहलाद जी, दूसरे नंबर पर सिंधिया या तोमर, कौन रहेंगे? आप एक बार फिर बता दीजिए योगी जी। हाँ जी, पहले नंबर पे मैंने प्रहलाद पटेल जी का नाम रखा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी का मुद्दा जिस तरह से उठ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रहलाद पटेल। सेकंड पे मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रखूंगा जी। और थर्ड पे नरेंद्र सिंह तोमर को मैं इसलिए रखूंगा कि शिवराज जी यदि, चूंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब वो बड़े स्तर पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगला सीएम कौन होगा तो वो शिवराज जी की सहमति से ही तय होगा जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शिवराज जी के यदि सबसे विश्वस्त यदि कोई हैं तो वो नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। ठीक है। नगेली जी, क्या आपको लगता है कौन कौन इसमें हो सकता है? तीन प्रमुख दावेदारों में शिवराज जी होंगे नंबर 1 पर, या आपको लगता है कि अब शायद बहुत लंबा वक्त हो गया है, बदलाव हर कोई चाहता है और मध्य प्रदेश बीजेपी में बदलाव होने जा रहा है? देखिए माननीय अभिलाष जी, यदि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल का भाषण देखेंगे या जेपी नड्डा जी का, बाकी लोगों का, तो आप अंदाज लगाएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी देश में पुनः स्थापित हुई है। कर्नाटक में और हिमाचल में थोड़ी कम हो गई थी। ये 3 राज्यों में जो चुनाव जीते गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के आधार पर चुनाव जीते गए हैं। तो अब कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जो बड़े लीडर हैं, वो पूरी तरीके से मुतमईन है, सक्षम है निर्णय लेने में। अब यदि उनको किसी के लिए भी निर्णय लेना होगा, जैसे कि उन्होंने गुजरात में किया था, तो वो निर्णय ले सकते हैं। उत्तराखंड में किया था, धामी जी चुनाव हार गए थे, धामी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री पुनः बना दिया था। तो ये उनको तय करना है कि किसको करना। लेकिन यदि वो ओबीसी की लीडरशिप के बीच में जाते हैं और आने वाले 10 साल के लिए सेकंड लाइन के लीडर तैयार करते हैं, तो प्रहलाद पटेल पहले नंबर पे होंगे। और वो देखिए बहुत ज्यादा जातिगत चीजों पर नहीं जाते हैं, स्टेट के लेवल पर। तो दूसरे नंबर पर जो है ना नरेंद्र सिंह तोमर, और तीसरे नंबर पर वीडी शर्मा जी भी आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में एक समस्या ये है कि राजस्थान में उनकी बुआ जी मुख्यमंत्री लगभग बन सकती हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए यदि शिवराज जी चाहते हैं, तो अभी एक वैधानिक संकट आ गया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, कि आपको पहले त्याग करना होगा। जो जीते हैं प्रहलाद पटेल को, राकेश सिंह जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को एक सदस्यता से, तो अब वो सदस्यता से त्याग करेंगे तो सेंट्रल में भी सीट खाली हो जाएंगी। आप देखिए 2 मंत्री आपके खाली हो जाएंगे, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। यदि उनको यहाँ एकोमोडेट किया जाता है, तो जब 2 खाली होंगे तो एक वहाँ पे आपको फिल भी करना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ से किसी की भरपाई हो जाए, कैलाश जी की भरपाई हो जाए या माननीय शिवराज जी की भरपाई हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं पार्टी हाईकमान। लेकिन ये जो सिचुएशन है, मैंने आपको बताई कि पहले नंबर पर प्रहलाद पटेल, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बता दिया, और तीसरा मैंने आपको उनका नाम बता ही दिया, वीडी शर्मा जी का। ठीक है। चलिए मैं आता हूं दिनेश जी, क्या यह तय माना जाए कि जो भी सीएम होगा वो ओबीसी वर्ग से होगा? ये तो बहुत क्लियर है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। अगर इनके अलावा कोई आता है तो क्या आपको लगता है ओबीसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी कांग्रेस को लीड नहीं लेने देगी? क्योंकि राहुल गांधी ने सारा का सारा इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा हमला किया, सबसे ज्यादा टाइम भाषणों में जिन चीजों का जिक्र किया, वो सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर के वो बार बार टारगेट करते रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रहेगी बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी विपक्ष के एजेंडे की काट बहुत तेजी से ढूंढती है और कोशिश करती है कि उस एजेंडे की वजह को ही खत्म कर दिया जाए। नहीं, देखिए ओबीसी रखना है तो आपको चेंज करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि एक ओबीसी को हटा के दूसरे को रिप्लेस करने की क्या जरूरत है आपको? जो मैंने आपको बताया थी, रिप्लेस आप उसी स्थिति में करेंगे जब आपको नई भूमिका तय करते हैं कोई भी। देखिए लोकसभा का चुनाव होना है 24 जनवरी को, जब ये राम मंदिर का लोकार्पण होगा, और उसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो सामान्यतः तो मई जून में हम ये मान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। तो पार्टी कोई बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी या बड़ी उस तरह की चीजें अभी करने वाली नहीं है कि शिवराज जी के लिए जो उपाध्यक्ष का पद तो पहले भी उनके पास रहा है, तो उनको कहाँ क्या करना है, कि या वो उनको कहना है कि आप सिंपल एमएलए रहिए,
वो भी पार्टी है, वो कर सकती है। लेकिन ये ओबीसी फैक्टर जो है वो तो शिवराज जी का सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है, बाकी के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवराज जी इतने दिनों से कर रहे हैं। ओबीसी के साथ महिलाएं तो है ना, यदि आपको लोकसभा करना है तो महिलाएं हैं, और आप ओबीसी लीडर के हिसाब से आपको मतलब किसी भी नेता को, कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रहलाद पटेल यदि आप देखिए कितने सालों से केंद्र में मंत्री हैं, क्या उनको जो इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनको कि नरेंद्र इंडिपेंडेंट मंत्री बना दें हम उनको, वो भी नहीं किया है। तो देखिए राज्य में वापस भेज रहे हैं, पहली बार उनको जो है राज्य में विधायक का चुनाव लड़ा है, तो केवल वो ओबीसी है इस आधार पर मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको बहुत सारी दूसरी प्रायोरिटीज भी पार्टी की होंगी जिस पर वो अपना सोच विचार उन्होंने किया होगा। ठीक है, देखिए एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह से बड़ा जनादेश मिला है दिनेश जी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगर किसी को भी अब पार्टी आलाकमान यहां पर सीएम बनाता है तो ना तो कोई बगावत हो सकती है, ना ही कोई विरोध हो सकता है, क्योंकि इतना कंफर्टेबल मेजॉरिटी है बीजेपी के पास। ऐसे में आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश का सीएम पद का चेहरा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के हिसाब से नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उसके नफे नुकसान को आंकते हुए किया जाएगा? एक ये कारण तो है, दूसरा जो मैंने अभिलाष जी कहा जी, कि पार्टी यहां से आगे की 20 साल की राजनीति तय करने वाली जी, कि मध्य प्रदेश में आगे जो 20 साल की लीडरशिप है वो किसके हाथ में होगी। आप जितने भी नाम आप अभी हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, वो उनकी उम्र देखिए क्या उम्र है, तो वो क्या 20 साल की राजनीति कर सकते हैं? आप देखिए बीडी शर्मा कोई यंग है, अभी नई शुरुआत है, पहली बार वो अध्यक्ष बने, तो पार्टी उनके नाम पर भी सोचेगी। और शिवराज जी से जब पूछा जाएगा तो वो सबसे पहले नाम भूपेंद्र सिंह का लेंगे, वो किसी का नहीं लेंगे। आप देखिए पूरी सियासत शिवराज जी की जो है, वो अध्यक्ष भी बनवाना चाहते तो किसको बनवाना चाहते थे? भूपेंद्र सिंह को। इतने लोगों में से किसी और को यदि वो बनवाना चाहते तो कभी का अध्यक्ष वो किसी को भी बनवा देते, लेकिन ये बात वहीं आके अटक जाती। तो इसलिए जो भी राजनीति तय होना है मोदी जी के हिसाब से ही होना है, अमित शाह जी के हिसाब से होना है, जो उनकी टीम के साथ जुड़ सके वो वही आगे चले। ठीक है, मैं नगेली जी आपसे जानना चाहूंगा, 2024 के हिसाब से ही सब कुछ तय होगा और उसके नफे नुकसान को देखकर तय होगा, और शिवराज को हटाने से अगर यहां नुकसान दिखेगा तो शिवराज कंटिन्यू कर जाएंगे 5वीं टर्म भी, ऐसा लगता है आपको? देखिए अब 2024 के हिसाब से निर्णय लेते हैं। देखिए ये तो पहले से अभी 27 में से 26 तो उनके पास है ही ना, जो जितनी भी सीटें, एक सीट छोड़कर छिंदवाड़ा की। तो देखिए लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यदि उनको पूरा फोकस करना होता तो इस चुनाव में वो चेहरा किसी ना किसी का अनाउंस करते, क्योंकि 6 महीने बाद तो 5 महीने बाद तो चुनाव है। लोकसभा चुनाव वो मोदी जी के चेहरे पर रहना, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहेंगे, और अभी के जो चुनाव में नतीजे आए हैं वो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पर आए हैं, और हिंदी पट्टी में मोदी जी बहुत एस्टेब्लिश्ड लीडर हो चुके हैं, और यहाँ पे सीट्स बहुत हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये सारी सीट्स मिला के इतनी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हो जाती हैं कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा किसी की चिंता नहीं है। अब यदि उनको कुछ ये इस तरह का करना होगा कि नहीं अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और चुनाव के बाद देखेंगे हम, तो वो भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव देखिए, जो कुछ निर्णय लेना है उनको अभी लेना है, क्योंकि फिर 6 महीने के बाद फिर और परिस्थिति कुछ और आ जाएंगी। फिर अभी जैसे देखिए बीडी शर्मा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया है, इसके कोई औपचारिक आदेश नहीं निकले हैं कि उनका हमने एक टर्म और बढ़ा दिया। कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था, लेकिन उनके ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकले कि उनका हमने 1 साल का या 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया। तो जैसे नड्डा जी का 2 साल का बढ़ा दिया, औपचारिक ऑर्डर निकले, इनका नहीं निकला। तो अभी 5-6 महीने के बाद एकदम दूसरी परिस्थितियां आ जाएंगी। तो अब निर्णय उनको लेना है कि हमको माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कंटिन्यू करना है या कोई नया चेहरा हमको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देना है। तो वो चेहरे मैंने बताया कि पहले नंबर पर प्रहलाद पटेल, दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी, और तीसरे नंबर पर बीडी शर्मा जी। ठीक है, योगीराज जी एक बात बताइए, अगर सीएम का कैंडिडेट सीएम पद के लिए शिवराज को ही रखा जाना था तो फिर उनका चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया। यह पार्टी ने हालांकि छत्तीसगढ़ में भी नहीं किया, राजस्थान में भी नहीं किया, लेकिन क्या यह स्ट्रेटजी थी कि हम लेकर के शिवराज को ही आएंगे बाद में अगर जीतते हैं तो, और अभी कोई उनके खिलाफ
इनकम्बेंसी ना हो, इसलिए उस चेहरे को पीछे रख लिया जाए ताकि चुनाव में कम से कम सारे नेता साथ आकर के लड़ लें। ये आपको स्ट्रेटेजी लग रही है या आपको लग रहा नहीं ये बदलाव करने का मन था, संभावनाएं खुली रखना चाहता था आलाकमान, इसीलिए उनका चेहरा नहीं रखा गया आगे, और अब वो संभावनाएं खुली हैं तो विकल्प भी देखे जाएंगे? देखिए, बदलाव तो आलाकमान ने 2018 में ही कर दिया था, जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी। शिवराज जी को राष्ट्रीय प्रचार समिति, चुनाव प्रचार समिति, चुनाव मेंबरशिप का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो वहां नहीं गए। उन्होंने मध्य प्रदेश नहीं छोड़ा, तो एक तरह से उन्होंने यही संकेत दिया था कि मैं मध्य प्रदेश अभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब आपकी वो इच्छा भी पूरी हो गई और आलाकमान ने तीनों स्टेट्स में चेहरा घोषित नहीं किया। ये स्ट्रेटेजी तो थी, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण है ना कि जब आलाकमान को लगातार ये मध्य प्रदेश से ये खबरें मिल रही थी कि बहुत अच्छा कोई मैसेज आलाकमान को नहीं मिले, और इसीलिए आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर मध्य प्रदेश में लगाया। मुझे तो कई बार ये लगता था कि इतनी भारी भरकम सभाएं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि 1.5 दर्जन सभाएं मध्य प्रदेश में ले रहे हैं, और पिछले 6 महीनों में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश ना आए। तो कभी तो ये लगता था कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत को दांव पर क्यों लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भांपा और उन्होंने लगाया अपने आप को, और ये साबित किया कि चुनाव मोदी की गारंटी पर चुनाव जीता जा सकता है। जहां तक एक बात बार बार बात हो रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब कोई शिवराज जी का कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं था। 2019 में बने तब तो शिवराज जी विपक्ष में ही बैठ गए थे। तो सेंट्रल का चुनाव तो मोदी जी अपने दम पर ही लड़ेंगे। जब वो स्टेट का चुनाव वो अपने दम पर लड़ रहे हैं तो सेंट्रल के चुनाव में वो ये सब इफ और बट क्यों देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बदलाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती हैं। नाम कौन कौन होंगे मैंने आपको जिक्र किया। यदि उम्र का ध्यान दिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें आगे फिट बैठते हैं, क्योंकि लंबी राजनीति के करने का मादा उनमें है, एक प्रशासनिक अनुभव उनमें है। ओबीसी कार्ड की बात आएगी तो निसंदेह प्रहलाद पटेल हो सकते हैं। दिनेश जी ने एक नाम सुझाया, वो भी संभावना बनती है। एक मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, चूंकि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की राजनीति में, तो एक महिला चेहरा भी चूंकि डिक्लेयर हो सकता है, अभी नाम कुछ तय नहीं है। तो ये सारी एक संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन इन सब में एक चीज यही तय है कि मोदी जी अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, और एक चौथा नाम वो होगा, या तो भगवान जाने या मोदी जी जाने। हाँ, ये जो सरप्राइज फैक्टर है बीजेपी के आला कमान का, इसको लेकर के भी संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि वो ऐसा कोई नाम ला करके सीएम पद के लिए दे देते हैं जिसके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं होती। खैर, देखा जाएगा, 2-4 दिन में शायद क्लियर हो जाएगी स्थिति कि मध्य प्रदेश का सिंहासन किसकी ताजपोशी बीजेपी करने जा रही है। सीएम शिवराज स्वाभाविक तौर पर प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले दावेदार हैं। दावेदारों की संख्या बहुत है, और जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि तमाम नेता जब बात कर रहे हैं तो वो आला कमान के लिए कह रहे हैं। कोई भी सीएम शिवराज का नाम आगे नहीं बढ़ा रहा है कि नहीं मैं इस रेस में नहीं हूं, शिवराज जी मुझसे बेहतर कैंडिडेट है, या कोई किसी और का नाम आगे नहीं कर रहा है, क्योंकि सियासत में मौके का फायदा उठाना जरूरी होता है। और ये जो नाम हम आपको गिना रहे हैं, ये लोग वरिष्ठ और परिपक्व राजनेता हैं, जानते हैं कि इससे बेहतर मौका और कभी नहीं होगा।